यहाँ देखते हैं हम खजांची मणिरत्नम अपने दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग कैसे करता है। ये खजांची मणिरत्नम है। राजा जयन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में आपके सामने दर्शाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह मिलती है। मंत्री को 195 रुपये, घुड़सवार को 76 रुपये और रसोइया 65 रुपये प्रतिदिन लेता है। मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये को जनवरी की तनख्वाह कितनी है। उसने अपना हिसाब इस प्रकार किया। सबसे पहले उसने देखा कि जनवरी में 31 दिन होते हैं। 30 दिनों के लिए उसने 60 से गुणा किया। उसके बाद क्योंकि रसोइये को 65 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, 30 को उसके बाद उसने 5 से गुणा किया। उसने देखा कि 30 दिन में 1800 और 150 रुपये उसे मिलते हैं। उसके बाद उसने 31वें दिन के लिए गणना की। सबसे पहले 60 को 1 से गुणा किया और उसके बाद 5 को 1 से गुणा किया। उसने देखा कि यहाँ पर 65 रुपये उसके और बनते हैं। तो उसके अनुसार 1800, 150, 60 और 5 इन सभी का जोड़ करके हमें रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह प्राप्त होगी। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी का योग कितना होगा? जल्दी से अपनी पेंसिल और नोटबुक में करके देखिए। शायद आपने कर लिया हो। इसका जोड़ 2015, हम कह सकते हैं रसोइये की जनवरी माह का वेतन 2015 रुपये होगा। आइए देखते हैं कि मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने रसोइये की तनख्वाह को किस प्रकार किया और अपने भाई भानु को दिखाया। ये हमारे पास भानु है। उस बेला ने अपने भाई भानु को इस प्रकार गुणा करके दिखाया और भानु ने पूछा कि तुमने यह कैसे किया। बेला ने बताया कि हम 65 को 31 से गुणा करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 31 30 जमा 1 के बराबर है। पहले हम 65 को 1 से गुणा कर देते हैं और फिर 65 को हम 30 से गुणा करेंगे और उनका योग करेंगे। 65 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 65 आएगा और जब हम 65 को 30 से गुणा करेंगे तो हम सबसे पहले एक शून्य लगा देंगे और 65 को 3 से गुणा करेंगे। इसका योग आप जल्दी से करके देखिए अपनी नोटबुक में और हमारे साथ मिलाइए। 2015 मणिरत्नम का तरीका और बेला का तरीका, दोनों ही तरीकों से हमारा उत्तर वही आएगा, परंतु जो तरीका है बेला का तरीका आसान है। इसी प्रकार भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। अभी आपने तालिका में देखा था कि मंत्री को 195 प्रतिदिन मिलते हैं और इसी प्रकार भानु ने 195 को 31 से गुणा किया। क्या आप बता सकते हैं कि जो खाली स्थान आपके पास दर्शाया गया है उसमें कौन कौन से अंक आएंगे? भानु ने सबसे पहले 195 को 1 से गुणा किया है और उसके बाद 30 से गुणा करने के लिए उसने पहले ही शून्य को लगा दिया है। 195 को 3 से गुणा आप कीजिए और हमारे साथ मिलाइए। क्या आपके पास भी यही अंक हैं? और अब हम इन्हें जोड़ते हैं। क्या आपके पास भी
6045 उत्तर आया है। यदि यह उत्तर है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार हम दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग लगभग हर रोज करते हैं। कहीं हमें गुणा करना होता है, कहीं भाग की आवश्यकता होती है और कहीं जोड़ घटा की। सबसे पहले हमने जोड़ घटा करना सीखा था। अब हम गुणा और भाग के प्रयोग के बारे में सीख रहे हैं। आइए उसके बाद हम देखते हैं कमलाबाई के बारे में। एक राज्य में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गाय दी। कमलाबाई को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। कमलाबाई को केवल 5,500 रुपये देने पड़े और बाकी पैसे सरकार ने दिए। सरकार ने किसानों को सब्सिडी दी ताकि किसानों पर बोझ ना पड़े। अब इससे हमारे पास अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक प्रश्न हमसे किस प्रकार के हो सकते हैं। सरकार ने एक गाय पर कितने रुपए खर्च किए? क्योंकि गाय की कीमत 17,500 रुपये थी और किसानों से सरकार ने 5,500 रुपये लिए। बाकी की जो राशि है वो सरकार ने खर्च की। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए आप कौन से तरीके का प्रयोग करेंगे? इसके लिए हमें गाय की कुल कीमत में से जो कमलाबाई को कीमत देनी पड़ी है उसे घटाना होगा और आप देखिए वो हमारे पास 12,000 रुपये की राशि होगी। अगर उसके गांव के 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े? हमने अभी जैसा कि देखा, एक गाय पर सरकार को 12,000 रुपये का खर्च करना पड़ा है और कमलाबाई के गांव में 9 लोगों को गाय मिली है। इसके लिए हमें 9 को 12,000 से गुणा करना होगा, जो हमारे पास 1,08,000 रुपये की राशि बनेगी। अब आप देखिए, कमलाबाई खुश नहीं थी। उसे गाय पर हर रोज 85 रुपये खर्च करने पड़ते थे, क्योंकि गाय को चारा चाहिए और चारे के लिए उसे 85 रुपये का खर्च प्रतिदिन करना पड़ रहा था। दूध बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेती थी, फिर भी वह गाय बेचना चाहती थी, क्योंकि उसे गाय केवल 5,500 रुपये की मिली थी। गाय की असली कीमत 17,500 रुपये थी। क्या आप गाय के प्रतिदिन खर्च के हिसाब से कुछ प्रश्न बना सकते हैं? अगर कमलाबाई 85 रुपये खर्च करती है तो वह एक महीने में कितना खर्च करेगी? यहाँ यदि हमसे किसी महीने का विशेष नाम दिया गया हो तो हम उस महीने के दिनों को लेंगे। जैसे कि जनवरी का महीना दिया है तो 31 दिन लेंगे। यदि हमें मार्च का महीना दिया है तो 31 दिन लेंगे। हमें अप्रैल दिया है तो हम 30 दिन लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें महीने का नाम नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर 30 दिनों के हिसाब से गणना करेंगे। एक दिन के लिए 85 रुपये हैं। 30 दिन के लिए आप देख सकते हैं 2,550 रुपये की राशि खर्च करनी होगी। इस प्रकार आप देखिए कि हम किस तरह से हर रोज के कार्यों में गणित का प्रयोग कर रहे हैं। गाय हर रोज 8 लीटर दूध देती है। एक महीने में कितना दूध देगी? इसके लिए हमें 8 को 30 से गुणा करना होगा और हमें 240 लीटर दूध इसका उत्तर मिलेगा। अब हम देखते हैं, एक पैटर्न आपके सामने है। सबसे पहले 0 को 9 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ते हैं तो आपको 1 प्राप्त होगा। 1 को 9 से गुणा करके उसमें 2 जोड़ें, 11 प्राप्त होगा। उसके बाद हमने 12 को 9 से गुणा किया और उसमें 3 जोड़ा तो आपको 111 प्राप्त हुआ। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हमने 0 को 9 से गुणा किया था, उसके बाद 1 को 9 से, उसके बाद 1 2 अंक लिए, उसको 9 से गुणा किया। उसके बाद यहाँ 1 2 3 गुणा 9, उसके बाद 1 2
3 4 गुना 9, 1 2 3 4 5 गुना 9, और इन्हें हमने क्रमवार 1 2 3 4 5 और 6 को जोड़ा है। क्या यहाँ पर आपको प्राप्त संख्याओं के लिए कुछ पैटर्न दिखाई पड़ रहा है? हमने 1 लिया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। जब हमने 2 को जोड़ा तो हमारे पास 2 1 प्राप्त हुए, जिससे कि संख्या 11 प्राप्त हुई। जब हमने 3 जोड़ा था तो हमें 3 1 प्राप्त हुए, जो कि 111 संख्या बनती है। इसका मतलब 123 गुना 9 जमा 4 में हमें 4 1 प्राप्त होंगे, जो 1111 संख्या है। उसके बाद हमें पैटर्न में 5 बार 1 लिखना होगा और अंत में हमें 6 बार 1 लिखना होगा। आप देख सकते हैं कि संख्याओं के पैटर्न हमें बहुत ही आसानी से हम इनकी कैलकुलेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम भाग के बारे में देखेंगे। हमें भाग की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। डोलमा ने अपने दोस्त से मोपेड खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए और 6 महीनों में बराबर बराबर किस्तों में उसे राशि वापस करनी है। क्या आप बता सकते हैं उसे हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा? यहाँ हमें कुल राशि को 6 भागों में बांटना है। इसके लिए हमें 9,588 को 6 से भाग करना होगा। सबसे पहले आप देखिए 6 एकम 6, शेषफल हमारे पास 3, उसके बाद हमने 5 लिया, 6 पंजे 30, हमारे पास शेषफल अब 5 है। उसके बाद हमने 8 लिया, 6 निमे 54, शेषफल 4, उसके बाद हम 8 लेते हैं और 6 8 48, हमारे पास अब शेषफल 0 होगा। 1,598 रुपये की राशि यदि हम 6 बार देंगे तो हम कुल उधार को चुका सकते हैं। यानी हमें 1,598 रुपये की राशि 6 महीने में बराबर बराबर किस्तों में देनी होगी। उसके बाद देखिए ईशा के पास 1,000 रुपये हैं और वह पेट्रोल खरीदना चाहती है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47 रुपये है। वह कितना लीटर पेट्रोल खरीद सकती है? हम अक्सर बाइक गाड़ी का प्रयोग करते हैं और पेट्रोल पंप पर जाते हैं। अपनी जेब में हम देखते हैं कि हमें कितना धन मिला है, कितनी राशि हमारे पास है और कितना पेट्रोल हमें डलवाना है। उसी के हिसाब से हम पेट्रोल पंप वाले को पैसे देते हैं और वह बकाया हमें देता है। आप देखिए यदि आपके पास 1,000 रुपये हैं और कीमत 47 रुपये प्रति लीटर है तो आप इसे कैसे हल करेंगे? 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47 रुपये है और 1,000 रुपये उसके पास हैं, 47 से वो भाग करेगी तो उतना ही लीटर पेट्रोल वो खरीद सकती है। जब आप इसे भाग करेंगे तो आप पता लगा सकते हैं। आइए इसे भाग करते हैं। 47 दूनी 94, हमारे पास शेषफल 6, हमने अब उसके बाद 0 लिया, 47 एकम 47 और हमारे पास 13 रुपये शेष बचेंगे। ईशा 21 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है, उसके बाद उसके पास 13 रुपये शेष होंगे। आइए हम देखते हैं बाल दिवस पर एक स्कूल में 4 पेंसिलें दी जानी हैं और स्कूल में 969 पेंसिल मंगवाई गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 4 रंगीन पेंसिल जब बच्चों को दी जाएंगी कितने बच्चों को पेंसिलें मिलेंगी? जब हम कुल पेंसिलों को 4 से भाग देंगे। यहाँ हमें भाग का असली अर्थ समझना है। भाग का असली अर्थ है ग्रुपिंग। हमने पेंसिलों की 4 की ग्रुपिंग की है और हमारे पास 969 कुल पेंसिलें हैं। 4 भागों में जब हम लेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो इसका मतलब है हमें 4 से भाग करना है पेंसिलों की कुल संख्या जो भी हमें यहाँ दी हुई है 969 को। हमने जब भाग किया 242 हमें भागफल प्राप्त हुआ और 1 शेषफल, यानी हमारे पास 4 के 242 ग्रुप बनेंगे।
और एक पेंसिल शेष होगी। हम कह सकते हैं कि 242 छात्रों को 4-4 पेंसिलें प्राप्त होंगी और एक पेंसिल अध्यापिका के पास शेष होगी। तो हम इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आइए हम हर रोज का एक और उदाहरण आपके सामने लेते हैं। यदि एक दर्जन नोटबुक का मूल्य 120 रुपये है, 4 नोटबुक खरीदने के लिए कितनी राशि देनी होगी? आप अक्सर दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर नोटबुक है, पेन है, आप और खाने की चीज़ लेते हैं, दुकानदार को कुछ राशि देते हैं, फिर दुकानदार आपको बकाया वापस देता है। आप वहाँ पर गणित का प्रयोग आसानी से सीख सकते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए एक दर्जन में कितनी नोटबुक होती हैं। हमारे पास एक दर्जन में 12 नोटबुक हैं। 12 नोटबुक का मूल्य 120 रुपये है। तो सबसे पहले हम एक नोटबुक का मूल्य निकालेंगे। 120 को 12 से भाग करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। एक नोटबुक का मूल्य हमारे पास 10 रुपये है। हमें 4 नोटबुक का मूल्य ज्ञात करना है। अब हमें इसके लिए गुणा करनी होगी। एक इकाई का मूल्य ज्ञात करने के बाद जितनी भी इकाई का मूल्य हमें ज्ञात करना है उससे हम गुणा करेंगे। हमें 40 रुपये देने होंगे तो हम 4 नोटबुक खरीद सकते हैं। अब आपके लिए सोचने के लिए एक और प्रश्न यहाँ है। यदि आप इसी प्रकार की 7 नोटबुक और 5 रुपये का एक पेन खरीदते हैं और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देते हैं तो आपको कितनी राशि वापस मिलेगी? आपको अपनी नोटबुक पर यह करना है और इसके लिए सोचना है। इसी के साथ आपका जो होमवर्क है वो आपके सामने है। आप कुछ गुणा और भाग के क्वेश्चनों को करेंगे। आप इन्हें कीजिए और अपना काम नोटबुक में उतारिए।